बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कैडन चैप्टर 46 को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताया हुआ है सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रियम ऐसे एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो खास तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को खराब करते हैं, मैमल्स के अंदर इतना खराब नहीं करते। तो ये दोनों एंटी फॉलेट होते हैं, इनके खिलाफ रेजिस्टेंस काफ़ी होती है, लेकिन इन दोनों को हम मिला के देते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है। फॉलिक एसिड सिंथेसिस में सीक्वेंशियल इनहिबिशन करते हैं और इन दोनों के इफेक्ट्स मतलब अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा। दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट आएगा इन दोनों को ऐड करने से, इसलिए इनको हम साइनर्जिस्टिक एक्शन कहते हैं। इन दोनों को मिला के दिया जाए तो फ्लोरोक्विनोलोज को देखा जाए तो ये माइक्रोबैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे होते हैं। इनके खिलाफ भी काफ़ी रेजिस्टेंस आई है, लेकिन इसकी न्यूअर जनरेशन जो होती हैं वो रेजिस्टेंस के खिलाफ काफ़ी अच्छा काम करती हैं। आ जाते हैं एंटीफॉलेट ड्रग्स की तरफ, यानी कि सल्फोनामाइड और फ्लोरोक्विनोलोज। अब ये बेसिकली हमारे पास चार्ट है या कह लो कि डायग्राम है। पी अमाइनो बेंजोइक एसिड को हम पाबा भी कहते हैं। ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड। फोलेट भी आप कह सकते हो, विटामिन B9 भी आप कह सकते हो। ठीक हो की बात। तो होता बेसिकली क्या है, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड को डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोक्लोराइड सिंथेज और इसको इनहिबिट करता है सल्फोनामाइड। क्योंकि सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर पाबा से सिमिलर होता है तो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देते हैं पाबा की। ये खुद जाकर डाईहाइड्रोक्लोराइड सिंथेज पर लग जाते हैं और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को बनने से रोकते हैं। ये बैक्टीरिया में काम खराब कर, बैक्टीरिया में जारी बात है फॉलिक एसिड सिंथेसिस को खराब करेगा। मैमल्स को इतना यानी ह्यूमंस को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ह्यूमंस फॉलिक एसिड सिंथेसाइज करते ही नहीं है। ह्यूमंस डाइट के थ्रू बाहर से फॉलिक एसिड ले लेते हैं। डालो की बात। दूसरा फिर आपके पास डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, यानी फॉलिक एसिड आ गया फिर उसकी एक्टिव फॉर्म बनाई जाती है। ट्राइमेथोप्रियम इस स्टेप को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अच्छा, तो फिर यहाँ तो मसला आएगा ना, ह्यूमन ने चलो फॉलिक एसिड तो डाइट के थ्रू ले लिया, लेकिन अगर फॉलिक एसिड एक्टिव ही ना हो सका तो क्या फायदा। तो भाई ट्राइमेथोप्रियम जो होता है वो बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटी रखता है। ह्यूमन डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के लिए इतनी एक्टिविटी नहीं रखता। बैक्टीरियल वाले के लिए 4-5 ऑर्डर ज्यादा एक्टिविटी रखता है। सही की बात। तो ये थोड़ा बहुत हम लोग को मैकेनिज्म पता चल गया। अब यहाँ पे यही बात की हुई है, सल्फोनामाइड पाबा से सिमिलर होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स हमने देख ली। थोड़ा सा ये एसिडिक होता है, इसलिए एसिडिक यूनिट के अंदर ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक तरह का सल्फोनामाइड ना दे ताकि बड़ा स्टोन ना बन जाए। 2-3 तरह के सल्फोनामाइड दे देते हैं, तो 3 सेपरेट सल्फोनामाइड देते हैं जिसको हम ट्रिपल सल्फा भी कहते हैं। सल्फोनामाइड्स डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाफ लाइफ। तो हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड जिसमें नाम आता है सल्फीसॉक्साजोल, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड जिसमें नाम होता है सल्फामेथॉक्साजोल, और लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ है जिसका नाम है सल्फाडॉक्साइन। सही की बात। दूसरी तरफ अगर हम ट्राइमेथोप्रियम की बात करें तो ट्राइमेथोप्रियम वीक बेस होता है। दूसरा एसिड था, ये वीक बेस होता है, इसलिए एसिडिक एनवायरनमेंट्स के अंदर ये ट्रैप होता है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। प्रोस्टैटिक ऑफ वैजाइनल फ्लूइड्स होता है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होती है। जितना ब्लड में होता है उतना ही तकरीबन टिश्यूज वगैरह के अंदर भी होता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस ये कि बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। ट्राइमेथोप्रियम को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर चुके हैं, वो जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई थी वही वाला इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इन दोनों को मिला के देते हैं तो वो सीक्वेंशियल ब्लॉकेज कॉज करते हैं, यानी कि सीक्वेंस में मसला कर देते हैं, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बहुत अच्छा होता है जिसको हम एंटी माइक्रोबियल साइनर्जी कहते हैं। रेजिस्टेंस देखी जाए तो बैक्टीरिया कहता है कि यार अगर हमने फॉलिक एसिड बनाना है तो पाबा की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए। जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, जाहिर बात है पाबा खुद ही अपना हक मांग लेगा, कहेगा सल्फोनामाइड मतलब कम्पीट करेगा सल्फोनामाइड से। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रही थी ना, तो कम्पीट करके डाईहाइड्रोक्लोराइड सिंथेज पे लग जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म होता है कि डाईहाइड्रोक्लोराइड सिंथेज को मॉडिफाई किया जाता है कि यार प्लीज तुम पाबा को अटैच किया करो, ये हमारा अपना यार है, तुम सल्फोनामाइड को थोड़ा इग्नोर कराओ। और तीसरा मैकेनिज्म होता है कि सल्फोनामाइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होने ही नहीं देते। डालो की बात। अच्छा, ट्राइमेथोप्रियम के खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे जनरेट की जाती है। अब फॉलिक एसिड तो ज्यादा कर नहीं सकता बैक्टीरिया क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को समझाता है कि यार देखो अगर ह्यूमंस का एंजाइम बच जाता है तो तुम भी बच जाओ। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ट्राइमेथोप्रियम की एफिनिटी कम कर देता है ताकि ट्राइमेथोप्रियम इसके ऊपर अटैच ना हो सके। क्लिनिकल यूज की बात की जाए तो आमतौर पर सल्फोनामाइड्स हो या ट्राइमेथोप्रियम अकेले यूज नहीं किया जाता, ज्यादातर इनको कंबाइंड फॉर्म में ही यूज किया जाता है। अलबत्ता कुछ जगह हैं जहाँ पे सल्फोनामाइड को अकेला यूज किया जा रहा है, जैसा कि ऑक्यूलर इन्फेक्शंस में टॉपिकली सल्फेसिटामाइड दिया जाता है। बर्न इन्फेक्शंस में टॉपिकली मतलब साइट ऑफ इन्फेक्शन पे लगा लिया जाए तो यहाँ पे आपके पास टॉपिकली सिल्वर सल्फाडाइजीन और मेफेनाइट एसीटेट दिया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि जीआईटी का प्रॉब्लम है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि बहुत कॉमन आर्थराइटिस की फॉर्म है, इनको ट्रीट करने के लिए ओरली सल्फासालाजीन दिया जाता है। साला से आपको याद हो जाएगा, खैर
सल्फासालाजीन दिया जाता है। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए भी इनफैक्ट प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस यानी कि जो एड्स के या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं उनमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम सल्फोनामाइड देते हैं कंबाइंड विद पायरीमेथामाइन। पायरीमेथामाइन का मैकेनिज्म तकरीबन ट्राइमेथोपियम वाला ही है, तो आप कह सकते हो आपने सल्फोनामाइड और सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोपियम को कंबाइन कर दिया है अलॉन्ग विद लिकोवोरिन। लिकोवोरिन क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हम ट्राइमेथोपियम के साथ लिकोवोरिन देंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। कौन सी टॉक्सिसिटी? ग्रैनुलोसाइटोपिनिया। ये आगे लिखा हुआ है, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया के इफेक्ट्स कम हो जाते हैं अगर हम फोलिनिक एसिड दे दें। फोलिनिक एसिड को लिकोवोरिन भी कहते हैं। डन होगी बात? ऑलराइट जी। अब ये जो मैंने आपको कहा था अकेले के लिए कम यूज करते हैं, ज्यादा सल्फोनामाइड को ट्राइमेथोपियम के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में यूज करें तो ये आपके पास ऑल द यूटीआईज के लिए इफेक्टिव है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरैक्सिला कैटारसिस इसलिए तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के अंदर जो बीमारियां होती हैं, खासतौर पे निमोसिस्टिस जेरोवेकी की वजह से जो निमोनिया हो रहा होता है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है इसका कॉम्बिनेशन, ठीक। वेरी सिमिलरली नोकार्डियोसिस के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है ये वाला कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन ड्रग ऑफ चॉइस जिन दो चीज़ों के लिए वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा कुछ और चीज़ों में बैकअप ड्रग के तौर पे यूज हो सकता है, सिजलोसिस हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, कॉलेरा वगैरह हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट आती है इसकी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी याद करने के लिए निमोनिक है हमारे पास। सल्फोनामाइड की टॉक्सिसिटी के लिए निमोनिक है जी टैंक। जी स्टैंड्स फॉर ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग साथ फोलिनिक एसिड दे सकते हैं, सही है। फिर आता है टी। टी स्टैंड्स फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सॉरी, जी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स था, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह। टी स्टैंड फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें आपको फर्दर याद होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया और ए प्लास्टिक एनीमिया यानी कि बोन मैरो का मसला हो गया, ब्लड सेल्स के बनने में मसला हो गया, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एलर्जिक रिएक्शन, और इसकी जो अगर एक सल्फोनामाइड से मसला है तो दूसरे सल्फोनामाइड से भी एलर्जी होगी, इसको हम कहते हैं क्रॉस एलर्जिसिटी, वो भी इसके अंदर होती है। फिर एन स्टैंड्स फॉर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्रिस्टल्स वगैरह बन जाते हैं यूरिन के अंदर, हीमोचूरिया वगैरह हो जाता है। और के स्टैंड्स फॉर बच्चों में कनेक्टेडस हो जाता है। तो कनेक्टेडस से बेसिकली मुराद क्या है? यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शंस की हेडिंग है। तो होता बेसिकली ये है कि ये बहुत ज्यादा प्लाज्मा के साथ बाइंड करता है सल्फोनामाइड्स। तो अगर कोई और ड्रग भी बंदा ऐसा खा रहा है जो प्लाज्मा से बाइंड हुआ है तो उसको ये उतार देगा। पहले सिमिलरली बिलिरुबिन जो प्लाज्मा से बाइंड होता है उसको भी ये उतार देगा। तो जब बिलिरुबिन को उतारेगा तो खासतौर पर बच्चों में, प्रेग्नेंट फीमेल में मसला बढ़ जाएगा। बिलिरुबिन ज्यादा होने की वजह से कनेक्टेडस होगा, ब्रेन के अंदर बिलिरुबिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको पता है मसले बन जाते हैं, कंफ्यूजन वगैरह हो सकती है। डन हो गया। टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राइमेथोपियम की बात की जाए तो जारी बात है, जब आप फॉलिक एसिड की सप्लाई कम करोगे तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह तो होगा, और ग्रैनुलोसाइटोपिनिया हो रहा है, जिसको मैंने बताया प्रिवेंट करने के लिए ट्राइमेथोपियम के साथ फोलिनिक एसिड दिया जाता है। और दूसरा, एड्स के पेशेंट के अंदर जब हम कॉम्बिनेशन देते हैं, आपको पता है ये कॉम्बिनेशन देने थे, तो वो भी अक्सर बहुत सारे इफेक्ट्स कॉज करता है, जैसा कि फीवर, रैश, ल्यूकोपीनिया वगैरह, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। बंदे को एड्स हम कहते हैं बर्दाश्त करो भाई, बीमारी बहुत बड़ी है तुम्हें। अब आते हैं फ्लोरोक्विनोलोल की तरफ। इसकी 3 जनरेशन होती हैं। दादा अबू पहली जनरेशन है, फिर सेकंड जनरेशन आती है, फिर बच्चे आपको बच्चे थर्ड जनरेशन होते हैं। दादा अबू बच्चों को खेलने से रोकते रहते हैं, कहते हैं नो, इसलिए फर्स्ट जनरेशन ड्रग का नाम है नॉरफ्लॉक्सासिन। वैसे ये यूटीआई के लिए होता था, लेकिन अब हमने इसको यूज करना छोड़ दिया, सो इट इज नो लॉन्गर यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। सेकंड जनरेशन ड्रग में देखा जाए तो ये बंदा जो है ये सिप ऑफ ग्रेप फ्रूट जूस ले रहा है आपके सामने, तो सिप से याद हो जाएगा आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ से हो जाएगा आपको ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है, ऑफ्लॉक्सासिन। डन होगा। तो ये दोनों होते हैं सेकंड जनरेशन ड्रग्स। और थर्ड जनरेशन ड्रग्स होते हैं आपके पास, जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे हैं तो इसके आपने जेमीफ्लॉक्सासिन, लीमू है तो लेवोफ्लॉक्सासिन, और नीचे फॉक्सी गाड़ी आ रही है तो सबको याद हो जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो ये तीनों थर्ड जनरेशन ड्रग्स होते हैं। इनको हम रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये निमोनिया वगैरह, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने बच्चों के लंग्स ड्रॉ कर दिए हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए, इनकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, अलबत्ता एहतियात करना, एंटीसेप्टिक वगैरह के साथ, दूध वगैरह के साथ ना देना, वो इसकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर देगा, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी काफी अच्छी होती है। एलिमिनेशन इनकी किडनी के थ्रू हो रही होती है, खासतौर पे एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू होती है। तो अगर आप इसकी एलिमिनेशन रोकना चाहते हो तो ट्यूबुलर सिक्रीशन को रोक दो विद द हेल्प ऑफ प्रोबेनेसिड। ये वाली बात हमने पेनिसिलिन में भी पढ़ी थी। डन हो गया। हाफ लाइफ इनकी 3 to 8 आवर्स होती है। रीनल डिसफंक्शन है तो आपको डोज कम करने की जरूरत है, अलबत्ता मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की चाहे डोज ना कम करो, क्योंकि ये बायो के थ्रू भी निकल जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर है ये डीएनए का बना हुआ है, इसका मतलब है डीएनए के अंदर मसला आएगा। तो डीएनए को डिवाइड करने के लिए जारी बात है थोड़ी सी अनकॉइलिंग करने की जरूरत होती है। वो अनकॉइलिंग करता है गायरेज, ग्रेप से निकलता नाम है गायरेज, ठीक है। तो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं फ्लोरोक्विनोलोल्स, खासतौर पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टोपोआइसोमेरेज 2 को,
और ग्राम पॉजिटिव के अंदर टोपोइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करके ये डीएनए को डिवाइड करने से ही रोकते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियसिडल इफेक्ट होता है इनका। अच्छा, ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन कम होने के बावजूद भी बैक्टीरिया मरता रहता है, इसको हम नाम देते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। रेजिस्टेंस अगेंस्ट कैसे डेवलप होती है? एक तो बैक्टीरिया अपने अंदर कंसंट्रेशन ही डेवलप होने देता है इसकी विद द हेल्प ऑफ इफ्लक्स पंप, और अपने पोर्स को ऐसे मॉडिफाई कर लेता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर आ ही ना सके। तो यानी कि ओवरऑल दोनों का मकसद यही हुआ, चाहे इफ्लक्स पंप हो या पोर का स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, हुआ ये कि ड्रग को एक्यूमुलेट होने से रोका जाता है। पहला तो ये मैकेनिज्म हो गया, और दूसरा ये मैकेनिज्म होता है कि जीन के अंदर म्यूटेशन की जाती है ताकि ऐसा डीएनए गायरेज बने जो कि फ्लोरोक्विनोलोन से असरअंदाज ना हो। तो ये वाला काम आमतौर पर गोनोकोकाई करते हैं रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। दो तरह की रेजिस्टेंस हो गई। क्लिनिकल यूज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कामों के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए। तो ऑल द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बड़ा काम आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ई कोलाई, क्लैब्सियला, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, वो बता रहे हैं गोनोकोकाई के लिए अगर सेफ्लोस्पोरेंस काम नहीं कर रहे तो ये भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस काफी हो गई है इसलिए आजकल यूज करना छोड़ दिया है। ठीक है, ये जो थर्ड जनरेशन है जेबीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ भी काम करते हैं, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी काम करते हैं, एटिपिकल निमोनिया के खिलाफ भी काम करते हैं, और सारे आपको पता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं। उसके अलावा मेनिंजोकोकल के प्रोफिलैक्सिस में भी यूज किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज किया जा सकता है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ये है कि टेंडन को मसला खराब करता है, टेंडन रप्चर कॉज कर सकता है, टेंडनाइटिस कॉज कर सकता है, इसलिए मेरे सारे घुटनों की जगह टेंडन बना दिए हैं। ठीक है, खासकर बच्चों के अंदर नहीं देने चाहिए, आपको प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं देने चाहिए ताकि बच्चे के टेंडन्स वगैरह का मसला ना अपने रप्चर ऑफ टेंडन्स ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात थी। दूसरा, बच्चे का नाम है कासिम, बच्ची का नाम है तानिया, कासिम और तानिया QT। तो QT प्रोलॉन्गेशन करवाते हैं कौन से वाले? थर्ड जनरेशन वाले जो होते हैं, जिनके बच्चे वाले जो होते हैं वो QT प्रोलॉन्गेशन कॉज कर रहे होते हैं। और तीसरा फ्लोरोक्विनोलोन जो होते हैं वो प्लाज्मा यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं कुछ ड्रग्स की, जैसे कि थियोफाइलिन और मिथाइलजैंथीन वगैरह की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। मजीद टॉक्सिसिटीज आपने मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट थी। बाकी टेंडन रप्चर के अलावा फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, लिवर फंक्शंस को खराब करते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, स्किन रैश, हेडेक, डिजीनेस, ब्ला ब्ला ब्ला। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी का मैंने लिवर भी ड्रॉ किया हुआ ताकि आपको लिवर फंक्शन टेस्ट एब्नॉर्मल हो जाता है, ये वाली बात भी याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।